नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं नवीन तिवारी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आज, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यूपीएससी डू प्रायोरिटाइज दिस सेक्शन while framing the question each year. Okay, so let us deal with the topic itself. So today is the special session for the civil service examination 2021, and I have picked very important topic of Indian geography, that is peninsular India, and it is a part of the GS1. Okay, so take a look of this map, and this is a थ्री डायमेंशनल मैप। आपको इंटरनेट में देखने को मिलता भी होगा, ये कई बार आपने इसको देखा भी होगा। काफ़ी खूबसूरत मैप है, जिसमें से हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले टॉपिक में जाने से पहले। तो आप पहचान सकते हैं कि दिस पार्ट इज कॉल्ड गुजरात, एंड दिस वी हैव वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया कोस्टल रीजन, एंड इट कवर्स एंटायर कोस्टल लाइन फ्रॉम गुजरात अप टू बे बंगाल। दिस वी हैव इंडिया। ओके, तो थोड़ा सा इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, जो पूर्वी तट है, उसमें देखते हैं कि जो गहराई है वो ज़्यादा है। किस प्रकार से गहराई ज़्यादा है समुद्र की? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो मैप में लाइट कलर दिखाई दे रहा है आपको समुद्र के पानी का, वो इस बात की सूचना दे रहा है कि ये सिर्फ इस यहीं तक ही शैलो होगा। उसके बाद अचानक से इसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या नीचे से नीचे की तरफ ढलान जाती होगी इसकी। ठीक है, और अगर हम अरेबियन सी में नजर दौड़ाएं तो इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ थोड़ा दूर तक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, और इसके बाद अचानक से कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू हो जाता होगा। दिस fact explains us that the western coast of India is supposed to be more wider, okay, as far as the continental shelf is concerned, while the Bay of Bengal is supposed to be more deeper. और हम कह सकते हैं कि जो ports which are located on the eastern coast of the India supposed to be more deeper. ठीक है, ये आपको इस नक्शे से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल इज मोर डीपर देन द अरेबियन सी। ये बात तो आपको इस फिगर से देख के समझ में आ जाएगी। और इसी तरीके से जब आप एटलस देखेंगे अपना, तो जब भी आप इस तरह की चीज़ों को देखें तो समझ जाइएगा कि कहाँ पर गहराई ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। नेक्स्ट थिंग, दूसरी जो इस इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर एक कंटिन्यूस माउंटेन चेन है जिसका नाम है सह्याद्री, जो गुजरात से लेकर शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है? तमिलनाडु तक। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सह्याद्री माउंटेन पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, ये आपको मैं बता देता हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड सम पार्ट टू तमिलनाडु एज वेल, यहाँ तक ये गुजरती है। तो ये एक कंटिन्यूस माउंटेन चेन है, ठीक है। और अगर हम इसको ईस्ट वेस्टर्न घाट भी कहते हैं, और अगर हम इसकी तुलना ईस्टर्न घाट से करें तो हम पाएंगे कि इट इज़ अ ब्रोकन चेन ऑफ द माउंटेन, और ये जो गैप है ये नदियों द्वारा फिलअप कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नदियां बहती हैं यहाँ पे। ठीक, नाउ व्हाट इज पेनिनसुला? A landform or landmass which is surrounded by water from three sides is a peninsula. In case of India, we have it is surrounded by Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west, and the southern part of the India is washed by Indian Ocean, that is हिंद महासागर। तो इस प्रकार से भारत क्या है? एक प्रायद्वीपीय देश है। लेकिन इंडिया एक इकलौता प्रायद्वीपीय देश नहीं है। ऐसे वर्ल्ड में कई सारी स्थितियां बनती होंगी जहां पर पेनिनसुला फॉर्म हो जाता होगा। यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया आपका कैलिफोर्निया वाला पार्ट, और ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और यहाँ पर पैसिफिक ओशन। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, एंड इट इज आल्सो व्हाट? पेनिनसुला। इन केस ऑफ इटली आल्सो वी कैन सी दैट इट इज अ पेनिनसुलर कंट्री। और ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट देख रहे हैं जो नुकीला पार्ट है, ट्राइंगल वाला, ये इसका नाम क्या है? केप यॉर्क पेनिनसुला। तो नॉट ओनली दीज थ्री और फोर, देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड विच आर पेनिनसुलर इन नेचर, जिसको आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है ना। तो जरा फिर से मैप को इस मैप में नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि क्या इंडिया में पूरा इंडिया एज अ होल पेनिनसुला है, कि या इंडिया में कहीं और भी पेनिनसुला वाली संभावना बनती है। आइए देखते हैं। ओके, लेट मी इरेज दिस। तो अगर मैं आपके सामने एक टू डायमेंशनल फिगर बनाऊं इंडिया के मैप का, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दिस वी हैव गुजरात, दिस वी हैव एंटायर इंडिया। तो इस तरीके से मैप बना सकते हैं आप इंडिया का। तो जो ये वाला पोर्शन है, इसका नाम है कठियावाड़। ओके, दिस वी हैव कठियावाड़ रीजन, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट? पेनिनसुला। यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ है, और यहाँ पर क्या है? गल्फ ऑफ खंबात है। तो दिस पोर्शन इज सपोज टू बी व्हाट? पेनिनसुला, एंड दिस पार्ट ऑल्सो इज कॉल्ड व्हाट? कच्छ पेनिनसुला। तो इंडिया एज अ होल तो पेनिनसुला कंट्री है ही, लेकिन गुजरात स्टेट में भी दो पेनिनसुला बनते हैं, वन इज कठियावाड़ पेनिनसुला एंड वन इज कच्छ पेनिनसुला। आप जरूर मैप में देखिएगा तब आपको बात समझ में आएगी। ओके, नाउ
द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूनिट किसी ने कवर कर रखा है उसका नाम है प्लेट्यू. तो लेट अस डील विथ व्हाट इज प्लेट्यू. सो प्लेट्यू इज अ अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म दैट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया. तो अगर मैं आपके सामने एक लाइन खींचूं बिल्कुल सीधी और कहूं कि प्लेट्यू कैसा होता है, तो देखिए जनाब, प्लेट्यू कुछ इस तरीके से होता है. इन केस ऑफ इंडिया, द प्लेट्यू इज स्लोप्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यानी कि इंडिया को जो हम इस तरीके से देखेंगे मैप को, तो देखेंगे कि ये वाला पोर्शन ज़्यादा उभरा हुआ है, और इस तरफ हम जाएंगे तो स्लोप उसका इस तरह बनता है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है ये तो हो गया वेस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट, और जो ये वाला पार्ट होगा ये होगा ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है ना. तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको. ये रहा आपका वेस्टर्न कोस्ट और ये रहा आपका ईस्टर्न कोस्ट. तो जो बीच वाला पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, प्लेट्यू. और प्लेट्यू को हिंदी में कहते हैं पठार. तो ये बनते कैसे होंगे भाई, ये बने हैं वॉल्केनिक इरप्शन के, लगातार वॉल्केनिक इरप्शन के होने से, जो लाखों साल पहले हुआ था, लगातार होते रहा होते रहा होते रहा, और जब वॉल्केनिक इरप्शन बंद हुआ होगा तो एक परत चढ़ गई होगी इतनी ऊंची, और इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ होगा, प्लेट्यू का. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड, तो आप कह सकते हैं कि जो क्रेटेशियस पीरियड है, जो कि अबाउट 145 टू 66 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, तो जब ये खत्म होने वाला था तब जाके प्लेट्यू बना था. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन प्लेट्यू वाज फॉर्म्ड, इंडिया वाज नॉट लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एशिया, मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड. इट इज एक्चुअली अटैच्ड टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो आपने एक फिगर देखा होगा, धीरे धीरे इंडिया नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है और कोलाइड होता है किस चीज से, यूरेशियन प्लेट से, तब जाके हिमालय का निर्माण होता है. तो हम कह सकते हैं कि जियोलॉजिकली हिमालयाज आर यंगर देन द प्लेट्यू, और प्लेट्यू की फॉर्मेशन काफी पहले हो चुकी थी, यानी कि हिमालय से बनने से बहुत पहले तक. ठीक है. आइए देखते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में. तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक प्रकार का ट्रायंगल जैसा हिस्सा बन रहा है, बर्फी जैसा. It is the largest physiographic unit of India. What is the meaning of the physiographic unit? If one is talking about physiographic unit, he must be talking about what, plateaus, mountain, plains, desert. Okay, so these are the physiographic unit. तो इंडिया में ये सभी physiographic unit पाई जाती हैं. ये देखिए, in the north we have mountain in the form of what, Himalayas. तो ये वन जो कलर वन रखा है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स रखा है इस मैप में. देखिए, सेकंड पार्ट इज सपोज टू बी प्लेन रीजन ऑफ द इंडिया. ये वाला पार्ट डेजर्ट है और ये कोस्टल बेल्ट को दिखा रहा है. तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सी बन रही है यहाँ पर, देखिए चौथे नंबर की, इसका मतलब प्लेट्यू वाला पार्ट. सो प्लेट्यू कवर्स ऑलमोस्ट 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द इंडिया. ओके, इंडिया का जो पूरा एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है. उसका लगभग आधा क्या है, प्लेट्यू का. तो हम कह सकते हैं कि प्लेट्यू इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया. अब इसके डायमेंशन देख लेते हैं जरा. मेक श्योर कि आपके पास इस समय आपका एटलस रखा हो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी. ठीक है. ये लेक्चर थोड़ा आसान तब हो जाएगा जब आपके सामने आपका एटलस हो. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. और ये देखिए, नॉर्थ टू साउथ तक इसकी जो लेंथ है वो है 1600 किलोमीटर. ईस्ट वेस्ट इसका एक्सटेंशन कितना है, 1400 किलोमीटर. अब बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इसमें कि जो इसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 600 से 900 मीटर. कितनी, 600 से 900 मीटर. लेकिन जो स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, यानी कि ढलान इसकी पश्चिम से पूरब की तरफ है. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद ये भी है कि जहां पर हम देखते हैं नर्मदा और ताप्ती की जो रिफ्ट वैली यानी कि जो भ्रंश घाटी है, उसका जो ढलान है वो ईस्ट से वेस्ट है. एंड दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स अस दैट व्हाई मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज टुवर्ड द ईस्ट व्हाइल नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट. राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ, the Peninsular Plateau is an ancient tabular block composed mostly of the Archean gneiss and schist. Okay, what is the meaning of this Archean gneiss and schist? Archean gneiss एक प्रकार की जियोलॉजिकल पार्ट है इंडिया का, जिसमें चट्टानें होती हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं किस चीज को, द ओल्डेस्ट रॉक्स एंड वर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द अपर क्रस्ट ऑफ द सरफेस, दैट इज इन द प्री कैम्ब्रियन एरिया, दैट इज अबाउट 4000 मिलियन ईयर्स अगो. राइट. So these rocks are supposed to be the provide the solid base, okay, to the crust part. About 2/3 of the peninsular surface is covered with the gneiss, that is granite and gabbro,
while and cyst, that is mica, talc and hornblende. These are the name of different kind of rocks which are available on the southern part of India. So we can say that the peninsular part of the India is more richer mineral wise as compared to the northern part. Okay, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो साउथ पार्ट है इंडिया का वो मिनरल वाइज क्या है, काफी ज्यादा रिच है, क्योंकि वहां पर कई सारी खनिज संपदा पाई जाती है, लोहा है, बॉक्साइट है, कोयला है, माइका है, ठीक है, so many things are there. Okay, so most of the mines are located in the southern part of India. Mind it. Plateaus are considered to be the stable and form, जाहिर सी बात है, and provide rock solid foundation to the peninsular region. And in extra peninsular, that is in the Himalayan region, जब मैं extra peninsular की बात कर रहा हूँ, I am talking about what Himalayan region. These above mentioned rocks are exposed all along Himalayas and provide backbone to the Himalayan mountain system. Very very important. ठीक है, हिमालय वैसे तो बने हैं सेडिमेंट्री रॉक के, लेकिन प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें मेटामॉर्फिक रॉक भी पाई जाती है। लेकिन जिस चट्टानों पर वो स्थापित है वो कौन सी चट्टानें होंगी, ये इग्नियस रॉक ही होंगी, और उसी को ये सॉलिड बेस प्रोवाइड कर रही हैं। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस bifurcate the part of the peninsular India. However, peninsular plateau is considered to be a single physiographic unit, ठीक है, but it is divided into various aggregation, right? तो अगर हम प्लेट्यू को अगर हम गौर से देखें तो सिर्फ उसमें एक ही प्लेट्यू नहीं है, उसमें कई सारे पठारों से मिलकर बना है। किस कोई पठार ज्यादा ऊंचा है, कोई पठार किसी से कम ऊंचा है, तो रीजनल बेसिस पे हमने पठार को या प्लेट्यू को डिवाइड करने की कोशिश करी है, और वो रहा आपके सामने। ये देखिए, नॉर्थ पार्ट इज सपोज टू बी मारवाड़ प्लेट्यू, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मध्य भारत पठार, नाम से स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ पर होगा, ये मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, और इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, डेक्कन प्लेट्यू, और लास्ट में लिखा है हमने क्या, छत्तीसगढ़। मैप में देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है, इट इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्लेट्यू ऑफ द इंडिया। ओके, बाकी जो प्लेट्यू हैं वो इसके मुकाबले काफी छोटे हैं। एक एक करके देखते हैं फटाफट। ये देखिए, ये है आपका इंडिया का फिजिकल मैप, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे रेंजेस हैं। हिमालयस की भी देख सकते हैं। साउथ इंडिया में कई सारी रेंजेस हैं जो हिमालय से काफ़ी छोटी हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मानसून के टाइम पे। ठीक, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द अबव मेंशन प्लेट्यू। देखिए, अभी जो हमने जितनी प्लेट्यू के नाम लिखे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, यहाँ से देखते रहिएगा। तो मारवाड़ प्लेट्यू, ये देखिए, मारवाड़ प्लेट्यू आपका ये वाला पार्ट रहा, ठीक है, मालवा के वेस्ट में, एंड इट लाइज टू द अरावली हिल्स। ये देखिए, यहाँ पर अरावली हिल्स भी होगी, जिससे आपको समझ में आएगा मैप को देखकर। इसके ईस्ट में है, और इसका जो औसत ऊंचाई है कितनी, बहुत ज़्यादा नहीं है, 250 से 500 मीटर है, और एक किस चीज़ से बना हुआ है, सैंड स्टोन, शेल्स और लाइम स्टोन से। कौन कौन सी नदियां यहाँ पर बहती हैं, बानस और चंबल, ठीक है। ये खाली ये बताने के लिए है, जिससे कि जब आप ये वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाए कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है और कौन से प्लेटी को ड्रेन करती है, ठीक है, कौन से प्लेटी को क्या करती है, ड्रेन करती है। नाउ वी हैव मालवा प्लेट्यू, इट इज लाइज टू द वेस्ट ऑफ द ईस्ट ऑफ द अरावली, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय अरावली इन द वेस्ट एंड बुंदेलखंड इन द ईस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई देगा कि बाघेलखंड, बुंदेलखंड कहाँ पर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 500 से 600 मीटर, और 21 चट्टान से बना है, हार्ड बेसाल्टिक रॉक। कौन कौन सी नदियां बहती हैं यहाँ पर, द रिवर इज ड्रेन्ड ओवर दिस पार्ट ऑफ द प्लेट्यू इज चंबल, काली, सिंध, पर्वती, केन एंड बेतवा। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इससे बात समझ में आएगी। एक तो अगर आप मैप खोल कर देखेंगे, तो अगर आप आधे घंटा रोज मैप देखें, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है, वही मेरा प्रयास भी है। ये देखिए, नाउ वी आर लेट अस डील विद बुंदेलखंड। देखिए, बुंदेलखंड लाइज बिटवीन मध्य भारत पठार एंड विंध्यास। ये रहा आपका मैप, इसमें देखेंगे आप गौर से, इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दोनों का पार्ट है, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा काफ़ी साल पहले कि बुंदेलखंड को एक नया राज्य बनाने की मांग चल रही थी। तो बुंदेलखंड में सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिले ही नहीं शामिल किए जाएंगे, इसमें कुछ जिले किसके शामिल किए जाएंगे, मध्य प्रदेश के भी, और इस प्रकार से बुंदेलखंड बनाया जा सकता है। जिस तरीके से झारखंड बनाया गया, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ बनाया गया, और जिस तरीके से उत्तराखंड बनाया गया, तो ये भी एक स्पेशल फिजियोग्राफिक यूनिट मान ली गई है, और इसके लिए भी लोगों ने डिमांड करी है। देखते हैं कब बनता है। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो है 300 से 600 मीटर, और इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस, दीज आर द नेम ऑफ रॉक्स। और कौन कौन सी नदियां बहती हैं यहाँ पर, सिंध, बेतवा, शाहजाद, धसन और यमुना। वेरी इंपॉर्टेंट, नदियों का फ्लो जानना बड़ा जरूरी है। और जब आप ये क्या नाम है,
इस मैप को देखेंगे तो आपको सिर्फ प्लेट्यूज के बारे में ही पता नहीं चल रहा होगा, आप वहां पर देख सकते हैं कि कौन सी नदी किस मार्ग से बह रही है। ओके, नाउ मध्य भारत पठार लाइज टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, जाहिर सी बात है, और इसकी भी औसत ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, 300 से 500 मीटर के आसपास है। किस चीज़ से बना है? सैंड स्टोन एंड द ओल्ड रॉक सिस्टम। यहाँ भी कौन सी नदी बहती है? चंबल, और इसकी सहायक नदियां हैं दैट इज ट्रिब्यूटरी सिंध एंड पर्वती। मैप देखिएगा आपको सब अंदाज आ जाएगा। बाघेलखंड लाइज टू द ईस्ट ऑफ द मैकाल रेंज, इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो कितनी है? 300 से 400 मीटर। इट इज कंपोज्ड ऑफ लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी जो डेक्कन प्लेट्यू जो प्लेट्यू बनी हुई है इनमें अधिकतर यही वाले चट्टानें मिल रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रिमार्क उठाया है। यहाँ पर देखिए, सो वी हैव अ रिमार्क, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेट्यू एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड फॉर सोन एंड महानदी। वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है? वाटर डिवाइड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर एक नदी निकल रही है और किस तरफ बह जा रही है? नॉर्थ की तरफ। एक नदी बह जा रही है कहाँ? वेस्ट की तरफ। एक नदी बह जा रही है किस तरफ? साउथ की तरफ। तो एक प्रकार से हमको कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये एक प्रकार से रेडियल पैटर्न है, किसका? रिवर सिस्टम का। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेडियल पैटर्न क्या चीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर डिवाइड यानी कि एक वाटर एक तरफ बह रहा है और दूसरा दूसरा जो नदी है वो किस तरफ चली जा रही है? किसी और दिशा में। इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? नर्मदा फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट व्हाइल सोन फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, मैप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। नाउ वी हैव छोटा नागपुर प्लेट्यू lies in the Jharkhand region. Some portion of Chhattisgarh and Purulia district of West Bengal also cover in the Chota Nagpur plateau. और ये थोड़ा सा ऊंचा है, लगभग कितना? 700 मीटर। Some part are even more higher than the 1000 मीटर। Very important. छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो झारखंड में है, और लगभग अभी तक जितने भी हमने प्लेट्यूज पढ़े उनमें सबसे ऊंचा है। लेकिन साथ में ये बात भी पता चलती है कि कुछ भाग उसके 1000 मीटर से भी कहीं ऊंचे हैं। ओके, and it is composed of the Gondwana rock system, some patches of Archean granite and gneiss. गोंडवाना रॉक सिस्टम, आर्कियन रॉक सिस्टम या ग्रेनाइट जो भी है, ये जब आप इंडिया की जो जियोलॉजी है उसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जियोलॉजी के अंतर्गत ये सारा सिस्टम पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, सो वी हैव सम मोर रिवर्स आल्सो हियर, दैट इज दामोदर, सुबर्णरेखा, बारकर, नॉर्थ कोयल एंड साउथ कोयल। एंड दिस रीजन नोन फॉर व्हाट? द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि नदी एक ही स्थान से कई दिशाओं में बह जाती है। दैट इज वी हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ नर्मदा फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड सोन राइजेस टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड एंड जॉइंट गंगा। ठीक है, so Ganga receives water not only from the northern part of the river but from the peninsular part also, and Son is the best example of it. Okay, some more minor plateaus which are parts of the Chota Nagpur plateau are Hazaribagh plateau. You must have heard about that we have Hazaribagh plateau, जिसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। और इसमें some of peaks are supposed to be very important, that is Parasnath. Parasnath is as high as 1366 meter, and it is the highest peak of Hazaribagh plateau. Ranchi plateau itself, and Goru is one of the most important peak of that Ranchi plateau and the highest point, and the city of the Ranchi lies at the height of 661 meters. ठीक है, तो प्लेट्यू भी की भी हाइट कहीं कहीं पर ज़्यादा है, कहीं कहीं पे कम है। उसका स्लोप जो हमने देखा भी कहाँ से है? वेस्ट टू ईस्ट। मैप खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा राजमहल हिल्स, जो कि लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर है, एंड इट्स फॉर्म्स द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, सो गो थ्रू द मैप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ moving on to the eastern part of India, that is Seven Sisters, and we have Meghalaya Plateau, also called as what? Shillong Plateau. So before moving to that portion, we need to know what the map is saying. चलिए मैं आपके लिए एक रफ मैप बनाता हूँ यहीं पर ही। देखिए, if you are able to understand this map, okay, this we have what? Meghalaya, and this we have the edge of these plateau which we have discussed just now. तो आप देख सकते हैं कि जो मेघालय है वो आपको नज़दीक दिखाई दे रहा है, किसके? हिमालयास के। लेकिन और यहाँ पर आपको काफ़ी माउंटेन्स चेन भी दिखाई दे रही होंगी, गैरो, खासी और जैंतिया। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट द माउंटेनियस पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। हाउ? दिस पोर्शन इज फिल्ड बाय द sediments brought by the Ganga and Brahmaputra. Okay,
तो अगर हम खुदाई करेंगे इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, तो हम पाएंगे कि ये नीचे से किससे बना हुआ है, प्लेट्यू वाला पार्ट है ये। सो दिखने में नज़दीक लग रहा है किसके, हिमालयाज के, बट जियोलॉजिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया. इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, Shillong Plateau also. So Meghalaya Plateau is an extension of the Peninsular Plateau in such a manner that it appears like a separate physiographic unit. Okay, like this. So this we have Chota Nagpur Plateau, this we have Bangladesh region, and this we have Meghalaya. The entire region, that is West Bengal, almost whole of the Bangladesh, is buried downward. The sediments which is brought by Ganges and with tributary and Brahmaputra from this side. Okay, it is very important. So it looks separate from the peninsular part due to the down faulting, and this fault was filled with the sediments brought by the river Ganga. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी. Okay, so this एक term मिला हमको क्या, down faulting, and this fault was filled with the sediments brought by the river Ganga. तो इतना ज़्यादा sediments आया होगा जिसकी वजह से ये वाला जो प्लेट्यू वाला पार्ट है वो जरूर क्या हो गया होगा, धंस जैसा गया होगा. ठीक है. एवरेज एलिवेशन ऑफ द मेघालय प्लेट्यू इज नॉट मोर देन 150 टू 1961 मीटर. यानी कि कुछ पार्ट इसका 150 मीटर के आसपास है और कुछ पार्ट इसका काफ़ी ऊंचा 1961 मीटर के आसपास भी है. देखिए, गैरो इज अबाउट 900 meters of height, खासी इज अबाउट 1500 meters of height, जैंते is about 1500 meters of height. And one more important thing is that Shillong, that is the capital of the Meghalaya, is 1961 meter of height. और एक बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया था कि अरेंज द फॉलोइंग हिल स्टेशंस ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर हाइट फ्रॉम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. तो उसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया था, शिलोंग दिया गया था, नैनीताल दिया गया था, दार्जिलिंग दिया गया था, और यहाँ तक कि ये ऊटी दिया गया था. तो रिमेंबर, हिमालय का पार्ट है नैनीताल, बट नैनीताल इज सपोज टू बी मोर smaller, at the smaller height at compared to the Shillong. Shillong is about 1961 meter of height. It is very important, asked earlier in the UPSC. तो ध्यान दीजिएगा इस बात का भी. And it is composed of Archean, quartzite and schist. And some of the important rivers are Ganol, Daring, Sanda and Simsang. ठीक है, इसको सोमेश्वरी नदी भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो रिवर का नाम भी याद रखिएगा, गैनोल, डेरिंग, सैंडा एंड सिमसैंग, नॉट सैमसंग. तो इट इज इसका एंशिएंट नेम क्या है, सोमेश्वरी. तो दीज आर नॉट अ वेरी कॉमन नेम एक्चुअली, गैनोल इज नॉट सपोज टू बी कॉमन नेम. ठीक है, आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिवर्स कौन सी है. And these regions are also known for what? Some of the spectacular waterfalls. That is No Kali Kai. That is 11,115 feet. Okay, and it is about Canrim Falls. It is about 1,001 feet. ठीक है, तो waterfall is also very spectacular. काफी इसमें पर्यटक आते हैं और उसको देखते भी हैं. तो इस लेक्चर को सुनते समय अपना एटलस जरूर साथ में रखिए, तभी आपको बात समझ में आएगी कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ moving on to the largest unit of the peninsular plateau, that is Deccan Plateau. So the Deccan Plateau is the largest part of the peninsular plateau, जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया था. विद सतपुरा इन द नॉर्थ, ये देखिए सतपुरा नॉर्थ वाले पार्ट में है, एंड विंध्यास इन द नॉर्थ वेस्ट. ओके, मैप देखना पड़ेगा आप लोगों को. वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट साइड, and in the west, eastern ghat in the east. Okay, it covers about 5 lakh square kilometer. ठीक है ना, मैं देखिए आपके सामने बनाता हूँ ये. This what we have, Deccan Plateau, and it is the largest plateau among all the plateaus which we have discussed right now. Its average elevation is about 600 meter with 1000 meter in the south and 500 मीटर इन द नॉर्थ. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम साउथ की तरफ जाएंगे तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, और इसके नॉर्थ वाले पार्ट में जाएंगे तो इसकी ऊंचाई थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. नाउ वी हैव very important rivers which is flow through this plateau, that is Mahanadi, Godavari, Krishna and their tributary. Deccan Plateau is further divided into 3 plateaus, that is Maharashtra, Karnataka Plateau and Telangana Plateau. It is very important. मैप देखेंगे आपको सब कुछ दिखाई देगा. So Maharashtra Plateau is supposed to be lies in the Maharashtra. जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है. It is about 600 to 900 meter high, and it is composed of basaltic rock, that is a basic rock, जो कि किसकी वजह से बनी होगी, due to the solidification of the lava actually. It appears like a rolling plain and drained by Godavari, Bhima, Krishna and their tributary. The region is covered with the black soil and is very important for what? Cotton cultivation. So Maharashtra and Gujarat are supposed to be the leading producer of cotton in India. Okay, वो की बहुत important है. Karnataka Plateau to its south, map देखिएगा. Telangana Plateau in the north of the in the northeast part of the Karnataka region lies in the Telangana region. Okay,
सो मोर और लेस दीज थिंग्स आर सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। आप इस लेक्चर को देखिएगा, पॉज करके पढ़िएगा कि मैंने इसमें क्या लिखा है, कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पे बहती हैं, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नेम इज कॉल्ड छत्तीसगढ़ प्लेन। ये खाली नाम मात्र का प्लेन है। द छत्तीसगढ़ प्लेन लाइज बिटवीन द मैकाल रेंज एंड उड़ीसा हिल्स इन द ईस्ट, एंड its एवरेज elevation is about 250 to 330 meters. And Chhattisgarh plain is drained by various rivers like Godavari, Indravati, Jong, Brihan, Mahanadi, etc. So today we have discussed a very important part actually. और इस लेक्चर को सुनने के बाद प्लीज आप बुक में से बुक जरूर पढ़िएगा। कौन सी बुक पढ़ेंगे? मैं आपको रिकमेंड करता हूँ खुल्लर। इट इज द बेस्ट बुक अवेलेबल फॉर टू अंडरस्टैंड द इंडियन ज्योग्राफी, दैट इज खुल्लर। माजिद हुसैनी पढ़ सकते हैं, सुरेंद्र सिंह भी पढ़ सकते हैं, बट मैं प्रेफर और रेफर करता हूँ क्या, खुल्लर को, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, वी हैव डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड मान के चलिए कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। आपको क्या नाम है, कई सारी हिल्स दे दी जाएंगी और आपको अरेंज करने के लिए कहा जाएगा, अरेंज देम इनटू साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, समथिंग लाइक दैट। इन नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ाऊंगा, और वो भी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, ठीक है। टिल देन प्लीज़ एंजॉय द लेक्चर, और प्लीज़ एटलस साथ में रखिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, सी यू सून।